डली हुई है सर। देखती रही ना, मुझे दिखी नहीं, देख लूंगी मैं। आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। सर ने खुद बंद कर रखा है अभी। हेलो। जी भैया। रोनी अपना माइक म्यूट कर दिया। किसका है खटर पटर इसमें कर सरिया बर्तन मार ऐसे लग रहा रहे है हैं। बर्तन धुल रहे हो। बारिश कर नमस्ते सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। गुड आफ्टरनून सर। आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। सर जी माइक म्यूट किए हैं शायद। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अरे अभी चालू नहीं किया है, कुछ बात कर रहे हैं हम। क्यों आप लोग परेशान हैं? चलिए। तो देखिए, आज जैसा कि मैंने कल बताया था आप लोगों को कि आज हम लोग थोड़ी देर के लिए ना आधे घंटे ऑप्शनल पर चर्चा कर लेते हैं, जो आप लोगों का बहुत ज्यादा गंभीर विषय है। उसके बाद हम लोग एनवायरनमेंट शुरू करेंगे। एक दो टॉपिक्स सर कोई जी पढ़ आपका लेंगे आज की। नाम क्या हुआ? क्या चीज? सर आपका नाम? मेरा नाम मेरा नाम है जी। सत्येंद्र। ओके सर। नहीं, लिख लो। ऐसे TYENDRA, ऐसे TNDRA नहीं है, ठीक है? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे TY भाई वाला ENDRA है। चलिए, ठीक, मेरा नाम सत्येंद्र है। और बाकी आज हम लोग आगे पीछे नहीं है कुछ क्या सर? क्या चीज? आगे पीछे नहीं है कुछ? क्या सर जी लगाना आपका? फोन में पूछ रहे हैं। आगे पीछे कुछ लगाना है तो मैं लगा दूंगा। नाम तो इतना नहीं ही तो होता यू है ना। नहीं, चैनल पे मान लिया देखने के लिए अच्छा रहेगा तब। अच्छा, बाकी सत्येंद्र से ही काफी चैनल पे पता चल जाएगा आपको। देखो, नाम तो इतना ही होता है ना। सर मुझे तो सत्यचंद्र लिखा है। चलो, यूट्यूब चैनल का क्या चलिए, नाम है सर आपका? वो बता देंगे। देखिए, आज जो क्लास शुरू होने वाली है ना, पहले ये सारे लोगों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पहले कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। पढ़ाई तो हम लोग कर ही रहे जी। हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि ये पढ़ाई अंधाधुंध पढ़ाई करने का एग्जाम नहीं है कि आए और मतलब मेहनत करने लग गए। जैसे आजकल क्या होता है ना
हर चीज स्ट्रेटजी से होती है। आप गधों की तरह मेहनत करोगे कुछ नहीं होगा, आप थोड़े स्मार्ट तरीके से मेहनत करोगे सब कुछ होगा। और आजकल दुनिया लगी हुई है मेहनत करने में ना, लेकिन वो मेहनत, जैसे एक कहावत है ना कि तेज दौड़ना जरूरी नहीं है कि आप तेज दौड़ सकते हो, लेकिन सही दिशा में दौड़ना बहुत जरूरी है। तो ये सारा एग्जाम जो है ना वो सही दिशा का है। तो आज मैं आपका थोड़ा सा दिशा का थोड़ा सा मार्गदर्शन करने वाला हूं। अगर आपको सही लगे तो अच्छी बात है, और नहीं सही लगे तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन जो मुझे लगता है कि आप लोगों को बताना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये आज थोड़ा सा मैं कुछ डेटा लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो पहले तो हम लोग एक जनरल डेटा की बात करते हैं कि आप मुझसे कितने लोग ऐसे हैं जो हाथ खड़ा करें, जो बता सकते हैं सर मैं सारे पेपर्स के मार्क्स बता सकता हूँ, कितने कितने पेपर के कौन कौन से नंबर क्वेश्चन पेपर आते हैं। कोई बता सकता है मुझको? मैं पूछ सकता हूँ कि सिर्फ हाथ खड़ा करो अभी कि कितने लोगों को ये पता है कि सर यूपीएससी में जो पेपर होते हैं पीटी के, मेंस के और इंटरव्यू, उनको ये पता है कि सर मैं बता सकता हूँ, मुझे अच्छे से पता है कितने कितने मार्क्स का क्या क्या होता है। सारे लोग बता दोगे? चलिए बताइए, बताइए नेहा या तो बताइए इंटरव्यू कितने का होता है? सर 275। वेरी गुड। चलिए इन्होंने बताया 275 का इंटरव्यू होता है। और जो बाकी पेपर होते हैं, निबंध का पेपर, जीएस के पेपर और ऑप्शनल का पेपर, पता है आप लोगों को? यस सर, पता है। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी यस बात है। सर। चलिए मैं बस ये जानना था कि बहुत अच्छी बात है आपको पता है, लेकिन मैं एक बार आपको बता देता हूँ, एक बार और फिर से बता देता हूँ। देखिए हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं पीटी के बारे में। हम लोग बता ही चुके हैं आपको ना कि 2 पेपर होते हैं, 200-200 के पेपर है। जीएस में 100 क्वेश्चन आते हैं, सीसेट में 80 क्वेश्चन आते हैं। सीसेट क्वालिफाइंग है, 27 क्वेश्चन करके आ जाओगे पास हो जाओगे, सिंपल सी कहानी खत्म। और माइक ऑफ कर लो। और मैंने आपको वो भी बता दिया था कि कितनी कट ऑफ जाती है, ये भी हमने बता दी थी। हम बात कर रहे हैं आप आईएएस कैसे बनोगे। यदि आपको आईएएस बनना हो, आईएएस जानते हो आईएएस क्या होता है? यस सर, इंडियन सर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। पूरा है सर। इंडियन जब आप तैयारी सर्विस। करते हो, देखो यूपीएससी इंडियन एस्टिमेट सर्विस। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बस बंद कर लो, माइक बंद कर लो। देखो एक तो यूपीएससी है, तो या तो आप ये बोलते होगे कि मुझे बंदी करना पड़ेगा ना, जब पूछूंगा तभी आप करना। रोनी रॉय, देखिए जब आप तैयारी करते हो तो आपसे पूछा जाता होगा, तो आप या तो बोलते हो कि सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, आप बोलेगा तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। यूपीएससी में जो आप तैयारी कर रहे हो ना, जो आपको नौकरी लगेगी, तो या तो आप सबसे अच्छी जो नौकरी होती है, टॉप नौकरी, वो होती है आईएएस। इसको बोलते हैं डीएम, सिंपल सी भाषा में, कि आप आईएएस बनेंगे तो आप डीएम बन गए। ठीक है, किसी जिले के डीएम बनोगे तुम, वो अलग बात है कि आपको क्यों चार्ज दिए जाएंगे। तो आप या आईएएस बनोगे। उसके बाद में ये पुलिस सर्विस की सबसे बड़ी नौकरी है, आईपीएस। ठीक है, और उसके बाद में आता है आपका आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जहां पे आप इनकम टैक्स के या एक्साइज के असिस्टेंट कमिश्नर जाते हो, एसी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ एक्साइज, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, आईटी। ठीक है, घर के किसी भी छापा मार सकते हो, आराम से खूब पैसा कमा सकते हो। और उसके बाद में आपकी आती है एक नौकरी, आईएएस। इसके बारे में सुना है लोगों ने? ये नौकरी होती है इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस, बहुत अच्छी सर्विस मानी जाती है। और जब आप किसी, जहां पे आप पोस्ट होगी ना, आपकी पोस्टिंग होगी, तो उसमें किसी बड़े स्टेट में या किसी बड़ी बड़े जिले में पोस्टिंग होती है आपकी, आप डीजी टाइप के बन के जाते हो, डायरेक्टर जनरल टाइप के। और अगर आप ऑडिट करने बैठ गए ना वहां पे, तो वहां का आईएएस भी आपसे मिलने आता है, थैला लेके, सूटकेस लेके आएगा, सर 5 स्टार होटल में मीटिंग है, वहां हम लोग मिलते हैं। ठीक है, तो इतनी पावर होती है इसके अंदर ना ऑडिट की। देखिए ऑडिट से सारे लोग डरते हैं, सिंपल सी बात यह है। आप ऑडिट करोगे किसी का तो आप इससे डरोगे। उसके बाद में बहुत सारी नौकरी होती है। उसके बाद में आईआरएस, आईआरपीएस, टीएस, ये सारी नौकरी होती है। ये रेलवे की नौकरी होती है, पर्सनल ट्रेनिंग सर्विस, ये इस तरह की नौकरी होती है। उसके बाद तो बहुत सारी सर्विसेज है, लेकिन हमारा फोकस कहाँ रहता है सबसे ज्यादा? इन चीजों पर। कैसा इनमें से, और उसमें भी सबसे ज्यादा ये कि सर ये मिल जानी चाहिए पोस्ट। अब ये मिलेगी कैसे, इसकी हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले आपको एक मोटा मोटा मैं आइडिया ये दे दूं कि आप लोगों को शायद ये पता होगा कि हम लोग बात करें मेंस की, क्योंकि आपकी जो रैंकिंग होगी, जो आपके मार्क्स आएंगे, वो आएंगे मेंस से। तो हम लोग जीएस की पेपर की बात करें तो 1 से लेकर के 4th जीएस पेपर तक 250 नंबर का एक पेपर होता है।
तो 4 पेपर हो गए 1000 नंबर के। तो मैं आपको टोटल बता देता हूं कि 1000 नंबर तो आपके यहां से आएंगे। फिर आपका एक पेपर होता है निबंध का, तो निबंध से भी कितने नंबर, वो भी कितने का होता है, वो भी 250 का होता है। फिर एक पेपर आपका होता है ऑप्शनल, जिसको हम वैकल्पिक विषय बोलते हैं। वैकल्पिक, आप वैकल्पिक विषय कोई भी लो, वो भी कितने का नंबर होता है, 2 पेपर होता है। पूरा सब्जेक्ट हमारा होता है 500 नंबर का, और फिर होता है साक्षात्कार, और साक्षात्कार होता है आपका 275 का, जैसे उन्होंने बताया। इन सारे को टोटल कर दे तो हमारे नंबर आ जाते हैं 2025। तो सारी कहानी यही है 2025 नंबर की। अब आपको ये पता चल गया कि सारा एग्जाम सर मेंस का इतना होने वाला है। बाकी 2 पेपर जो आपके होते हैं जो लैंग्वेज के, वो नंबर ऐड नहीं होते उसके, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, तो उसको हमें कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं। लेकिन हमारी जो रैंक बनेगी और हम जो आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, तो वो सारा खेल आता है 2025 नंबर का। अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि 2025 में से आपके कितने नंबर आ जाएं तो आप आईएएस बन सकते हो या आईपीएस बन सकते हो। पहली चीज तो ये है। तो पहले ये सब आप लोग नोट करते रहना कहीं ना कहीं, क्योंकि एनालिसिस आपके काम में आएगा। ठीक, तो पहला तो आपको सबसे, आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आपको पहला काम तो ये होना चाहिए कि आपको मार्क्स पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता होता है, पता नहीं करते वो कि सर कौन सा पेपर कितने का, ये नहीं पता, लेकिन तैयारी कर रहे हैं 1 साल से। उनसे पूछो इंटरव्यू कितने का होता है, वो कहता 240 का, उसको ये नहीं पता कि 275 का होता है। तो ये पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ना लोग शक की नजर से देखेंगे आपको। अगर आपने को नहीं पता ना कि पेपर कितने का होता है, फिर वो कहेगा अच्छा ठीक है, वो उसी दिन समझ जाएगा कि इसका क्या है। तो पहली जिम्मेदारी तो यही बनती है। दूसरी जिम्मेदारी ये बनती है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप जिस रास्ते पे आए हो उस रास्ते के बारे में आपको जानकारी तो होनी चाहिए ना, कि हम क्या करना है, हमें कैसे करना है, कैसे होता है। एक तो इंफॉर्मेशन ये हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा एक डेटा देता हूं। जैसे मैं यहां लिख लेता हूं 2019, 2020, 2021 और 2022। ये मैं इसलिए लिखा है कि मैं आपको पिछले 4 साल की फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं कि यूपीएससी में कितनी फाइनल कट ऑफ गई है, और वो कैटेगरीज वाइज में बता देता हूं कि कैटेगरीज वाइज में कितनी गई है। जैसे 2019 की बात करें तो यहां मैं लिख लेता हूं जनरल कैटेगरी, यहाँ ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस क्या है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो 10% जिनको रिजर्वेशन मिला है। एक है ओबीसी, एक आती है एससी और एक है एसटी। तो 2019 में जिन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था, और फाइनल सिलेक्शन का मतलब क्या है, इंटरव्यू मिला के, मतलब 2025 में से 2025 नंबर है ना, उनको मिलाकर के जो सिलेक्शन हुआ है वो कितने कितने नंबर पे हुआ है मैं आपको बता दूं। तो जनरल की मैं बात करूं तो 2019 में जो इसकी कट ऑफ गई थी वो गई थी 961, 2020 में इसकी गई थी 944, और 2021 में गई थी इसकी 953, और 2022 में 960। अभी 23 का भी मेंस का रिजल्ट आएगा, उसके बाद इंटरव्यू का तब आएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये कट ऑफ है। कट ऑफ का मतलब है इतना बच्चा अगर कोई मिनिमम नंबर ले आया था, ये मिनिमम देख, कट ऑफ हमेशा मिनिमम होती है, तो फाइनली वो सिलेक्ट हो गया था कहीं ना कहीं। वो आईएएस नहीं बना, इतने नंबर पे आईएएस तो नहीं बनोगे, लेकिन आप सिलेक्ट हो जाओगे, आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, यू गॉट सिलेक्टेड, यू आर सिलेक्टेड इन यूपीएससी एग्जाम। वो अलग बात है आपको बी ग्रेड की जॉब मिली है कि उसमें कौन सी जॉब मिली है। तो ये लगभग 900, मैं इसको मोटा मोटी मानूं तो मैं मान के चलूं कि लगभग 960 के आसपास या 955 के आसपास अगर नंबर आ रहे हैं तो आप फाइनल लिस्ट में आ जाओगे। अब देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस में क्या कहानी थी। तो ईडब्ल्यूएस में गया कट ऑफ 9 से 9, थोड़ा बहुत अंतर आता ही है। फिर गया 894, और उसके बाद में गया 9 से 16, और उसके बाद में आपका गया 9 से 26। तो ये था ईडब्ल्यूएस वाले। ईडब्ल्यूएस वाले वो लोग थे जो बीकर सेक्शन में आते हैं और जनरल कैटेगरी से होते हैं। वो अपना सर्टिफिकेट आप बनवाओगे, उनके क्राइटेरिया में अगर आप आते हो तो आपके तहसीलदार में, आपके एसडीएम वहां का आपको सर्टिफिकेट दे देगा, आप उसको लगाओगे, आप ईडब्ल्यूएस में आ जाओगे। उसके बाद में आपको ये फायदा मिल जाएगा 10% रिजर्वेशन का। फिर अब बात आती है ओबीसी की। ओबीसी का गया कट ऑफ 925 19 में, 907 गया आपका 2020 में, और 910 गया आपका 21 में, और 22 में गया 923। ठीक है, तो ये तो इनकी कट ऑफ थी कि इनका इतने मार्क्स आए, वो सिलेक्ट हो गए। अब एससी का भी देख लेते हैं। एसटी का 5-5 नंबर और कम कर लेना, कोई वैसे एसटी का कभी कभी ज्यादा भी जाता है। तो एससी का गया 898 19 में, फिर हो गया 875, उसके बाद में फाइनल 886,
और 22 की हम बात करें तो 893 पे सिलेक्शन हो गया था एससी कैटेगरी से। उसके बाद में एसटी का भी छोड़ देते हैं, अगर चाहिए तो एसटी का भी लिख देता हूं मैं, 893, और उसके बाद में 876, उसके बाद में आपका 883 और 900। ये जो कहानी है ना, ये कहानी है आपकी कि जो सिलेक्ट हुए लड़के फाइनल यूपीएससी में, जिनकी मिनिमम नंबर इनके आए थे 2025 में से, वो लड़के सिलेक्ट हो गए थे। ठीक है, ये ऐसी कहानी, तो आप इसका नोट कर लो, चाहे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको सही लगे वो कर सकते हो। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां से ही कहानी शुरू होती है। यही आपको बताएगा कि हमें ऑप्शनल कौन सा चूज करना चाहिए और कौन सा क्यों नहीं करना चाहिए, और हिंदी माध्यम में आप कैसे आईएएस बन सकते हो। क्योंकि जब आपको रास्ता क्लियर होंगे आपके, तभी आपको पता चलेगा कि हमें मेहनत कैसे करनी है। अदरवाइज मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि बहुत ज्यादा मेहनत करने से, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी होने से सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन होगा पर्याप्त रूप से आप मेहनत करें और पर्याप्त रूप से आप रणनीति बनाएं, उसी सिलेक्शन होने वाला है। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे। अब मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा आपको कि कितने ठीक है, इसको भी आप कर लो नोट। आपका जीएस के पेपर 1000 के, निबंध 250 का है, वैकल्पिक विषय 500 नंबर का है, साक्षात्कार 275 का है, और 2025 का आपका टोटल आपका क्या हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आती है असली कहानी। अभी देखिए कई सारी कहानी आएंगी, अभी थोड़ा सा आप दिल थाम के बैठिएगा, आज आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अब बात आती है सर आईएएस कैसे बने, तो फिर वही बात आ जाती है। देखिए एक कैटेगरी जनरल कैटेगरी, ये तो सर आप जानते होंगे ना, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मैं एक साथ ले लेता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता इन दोनों में भी। आपने कट ऑफ भी देखा होगा, तो 4-5 नंबर का ही अंतर है दोनों में। और एससी एसटी को एक साथ रख लेता हूं। अब देखिए अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको जनरल कैटेगरी से 90 के नीचे रैंक लानी पड़ेगी। 90 से नीचे रैंक लेके आओगे तो आप आईएएस बन जाओगे। और 90 से नीचे रैंक लाने के लिए आपको कम से कम नंबर लाने पड़ेंगे 1025 या 1030। अगर आप इतने मार्क्स लेके आते हो तो आप प्रॉपर आईएएस बन जाओगे, और 90 से नीचे आपकी रैंक आनी चाहिए। अब बोलोगे सर ओबीसी की बता दो। ओबीसी में अगर 300 के अंदर आप रैंक लेके आते हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, 300 के अंदर आपकी रैंक आ रही है, तो आपको प्रॉपर, ये मैं तब बता रहा हूं जब 1000 सीट हो, यूपीएससी में सीट आए 1000 के आसपास। ठीक, कम सीटें होंगी तो फिर और रैंक नीचे चली जाती है ना। तो 1000 सीट के आसपास, 1000 जनरली आई रही है, पिछले साल 1000 आई थी और इस बार भी बढ़ के आई थी। ठीक है, तो अगर 300 से रैंक नीचे लेके आ रहे हो, आप आईएएस बन जाओगे प्रॉपर। तो ये आईएएस वाला पैरामीटर है। उसके बाद में अगर आपको आईएएस आईपीएस चाहिए, आईआरएस चाहिए, तो 5-5 नंबर 6-6 नंबर और कम कर लो, तो आप उस कैटेगरी में आ जाओगे, क्योंकि उससे कम ही कट ऑफ जाएगी। किसी की चॉइस ही होती है कि सर मुझे आईपीएस ही बनना है, बदला लेना है। बहुत से लोग तो बदला लेने के लिए आए होंगे पढ़ने, अंदर से होता ना कि एक बार बस मिल जाए फिर मैं देखता हूँ। जैसे मैं पूछता हूँ बच्चों से, तो मैक्सिमम बच्चों का होता ही है कि सर बस एक बार बन जाए, बस फिर देखता हूँ उसको मैं। तो अब कौन किसको कौन देखेगा, ये अलग की बात है। कभी कभी लोग आते हैं इस तरीके के ना, और जरूरी भी आपको कहीं से मोटिवेशन तो मिल रहा है, वो खैर वो अलग बात है कि आप बदला नहीं ले पाते हो, क्योंकि जिस दिन आपको वर्दी मिलती है ना, उसके साथ आपको जिम्मेदारियां बहुत मिलती हैं। अभी आप सोचते हो कि मैं उसका ये कर दूंगा, पड़ोसी को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इथिकल नहीं कर पाओगे ना आप। आपके अंदर पावर है, लेकिन पावर वो सही डायरेक्शन में यूज करोगे आप, गलत तरीके से किसी को नहीं फंसा सकते। बस ये है कि आपके रहने से दहशत हो जाएगी लोगों में, फिर कोई बोलेगा नहीं। ठीक है ना, फिर ना, हाँ पहले ही नहीं बोलेगा डर की वजह से। तो ये तो होता ही है। तो इतना तो फायदा मिलना भी चाहिए, इतनी मेहनत करिए, आईएएस बनने का ना, फिर क्या फायदा आम आदमी में, आप में क्या फायदा है। इसके लिए आपको नंबर आने चाहिए 990 के आसपास, अगर आपके नंबर आ जा रहे हैं। ये मैं फिक्स नहीं बता रहा हूं कि सर 990 ही आने चाहिए, 4-5 नंबर ऊपर हो सकते हैं। एक आइडिया है कि अगर आपके इसके आसपास नंबर आ रहे हैं तो आपको आईएएस मिल जाएगा इसमें कैटेगरी में, आईएएस। हम आ जाते हैं एससी में, एससी एसटी में। एससी एसटी में अगर आपकी 450 के आसपास रैंक आ जाती है, 450 रैंक, इस बात तो 900 रैंक पे भी एससी को मिल गया, क्योंकि पीएच कैटेगरी से थे, तो 900 के समथिंग कोई रैंक थी, उसके बाद भी आईएएस मिल गया। और इस बार कुछ पंगे भी बहुत ज्यादा हुए, वो भी किसी दिन बताऊंगा क्या हुआ। तो इसमें भी आपको नंबर ज्यादा, 960 के आसपास नंबर, ज्यादा अंतर नहीं है, आप आईएएस बन जाओगे। तो अब आपके दिमाग में ये समझ में आ जाना चाहिए कि सर कैसे भी करके इतने नंबर आने, कैसे भी करके लेके आने 2025 में से। अच्छा 2025 का अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो लगभग 50% है, उससे कम ही आ रहा है ये।
तो आपको ये तो समझ में आ गया सर कि पूरा नहीं पढ़ना, 50% पे सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि 50% नंबर लेके आने हैं आपको, तो सारी चीज रटनी नहीं है, बस इतना काम कर लेना है कि भाई मैं जो भी पढ़ के जाऊं उसमें मैं नंबर अच्छे से लेके आऊं। तो ताबड़तोड़ नहीं बचानी, लेकिन स्टडी से पढ़ना है। ये मैंने इसलिए बताया कि आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि आपको किस तरीके से, एक तो ये पैरामीटर हो गया। अब चलते हैं इससे आगे की कहानी पर, ठीक है। तो इसकी आगे की कहानी ये है कि आपके नंबर आते कितने में, कहां कहां से हैं, ठीक। फोटो खींचना है, ये फोटो की व्यवस्था ऐसी हो गई है ना, लोग लिखने में आलसी होते जा रहे हैं, तो उनको लगता है चलो फोटो ही खींच लो, बाद में वो डिलीट ही होना है। ठीक है, चलिए चलिए, तब ठीक है। अब देखिए आपके नंबर कैसे आते हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदी माध्यम की, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम भी आप मान के चलो, ज्यादा अंतर नहीं है इसमें, ठीक है। जीएस का पेपर फर्स्ट टू फोर्थ, अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करके जाओगे, मतलब आप एकदम सिलेक्शन लेने की उम्मीद में हो और आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है, तो जीएस का पेपर मैंने आपको कितने बताया था, 1000 नंबर का होता है ना, चारों पेपर 250 250 250। तो अगर आपके बहुत अच्छी तैयारी है और बहुत अच्छी तैयारी के साथ में अगर आप नंबर लेके आ गए 390, कितने में से, 1000 में से, 1000 में से अगर 390 नंबर ले आ रहे हो, अगर आप ठीक ठाक तैयारी से मेहनत करोगे तो 1000 नंबर आ जाते हैं, 390 नंबर आ जाएंगे। ये हिंदी माध्यम में जो टॉपर होगा उसमें ज्यादा अंतर नहीं होगा, उसके 425 होंगे। तो यहाँ एवरेज स्टूडेंट में और टॉपर में 20 से 25 नंबर का ही अंतर रहता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता जीएस में। कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है वो 400 नंबर 25 नंबर ले आएगा, 415 लेके आ जाएगा, और कोई एवरेज स्टूडेंट है तो 380 लेके आ जाएगा, बस इतना अंतर रहता है। तो जीएस में बहुत ज्यादा आप कोई मार्जिन है नहीं, तो जीएस मान के चलो कि सबके बराबर ही नंबर आते हैं। अगर आप 300 नंबर ले आए तो ये नंबर बहुत अच्छे माने जाते हैं, ये आईएएस वाले नंबर हैं। सिलेक्शन तो आपको उससे नीचे भी हो जाएगा, मैंने आपको पहले बता दिया। तो 3 से 90 नंबर के आसपास अगर आप लेके आ रहे हो तो आपकी तैयारी समझ लो बहुत अच्छी है और आप प्रॉपर आईएएस बनने वाले हो। तो ये तो हो गया जीएस का। अब हम बात करते हैं निबंध की। निबंध भी 250 नंबर का है। निबंध में अगर आप 150 नंबर ले आए, वैसे तो 140 नंबर आपके आ रहे हैं निबंध में, तो बहुत अच्छे नंबर हैं वो। निबंध में अगर 140 नंबर 250 में आप लेके आ रहे हो तो समझ लो कि बहुत अच्छे नंबर हैं। अगर आप 150 ले आए, 140 ले आए, तो आप समझ लो कि आप आईएएस की दौड़ में हो, आराम से ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 170 भी आते हैं निबंध में, 170 भी नंबर आते हैं लोगों के, ये ध्यान रखना। ये मैं बता रहा हूं कि जो आप ला सकते हो आराम से मेहनत करके। 350, 150। अब आ जाती है बात वैकल्पिक विषय की, जो सबसे खतरनाक चीज है। वैकल्पिक आप समझ रहे हो ना, ऑप्शनल। वैकल्पिक विषय में यदि आपको देखिए, यहां बहुत ज्यादा आप कितनी मेहनत कर लो, एक लगा 6 घंटे पढ़ रहा है जीएस और आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो बहुत ज्यादा अंतर पड़ेगा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ मार्जिन है ही नहीं एक्चुअली में, यहाँ आप किसी से फाइट ही नहीं कर सकते, आप सेम फील्ड पे खेल रहे हो। यहाँ पे आप जो फाइट करोगे वो करोगे यहाँ पे, यहाँ कितना अंतर पैदा कर दोगे। देखिए जितने भी सब्जेक्ट हैं अपने यहाँ, 46 सब्जेक्ट हम लोग मान के चलते हैं यूपीएससी में, और 46 सब्जेक्ट में से अगर आप हिंदी माध्यम से हो, अगर आपने सारे सब्जेक्ट को, हिंदी साहित्य को छोड़ करके अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट चुना, तो उसमें 230 से और 240 से नंबर लाने में आप बहुत टेढ़ी खीर है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और नहीं तो आप मार्कशीट उठा के देख लो, आप गूगल पे जाओगे, प्रीवियस ईयर मार्कशीट बहुत से लोग शेयर करते हैं, आपको पता चल जाएगा वहां पे। मतलब 240 नंबर 250 नंबर अगर आप ले आए तो ये माना जाता है कि आपने ना पूरा एकदम झंडे गाड़ दिए, कुल मिला के ये है। लेकिन लेके आने 300 नंबर आईएएस बनने के लिए, तो अगर आप 300 नंबर यहां लेके आते हो, और 300 नंबर की सुविधा सिर्फ देता है यूपीएससी, वो है हिंदी साहित्य। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। 300 नंबर यहां हो गए और आराम से आ सकते हैं, 326 भी आए, 346 भी नंबर आए हिंदी साहित्य में, तो आपको ये कहानी समझ में आ गई। 300 नंबर यहां लाने जो आपको हिंदी साहित्य देगा, वो बताऊंगा कैसे देगा। अब आ जाता साक्षात्कार। देखिए साक्षात्कार की कहानी यह है कि अगर आप सीधे, जो इंटरव्यू बोर्ड है उसको सीधे गाली दे के नहीं आए, अगर आपने गाली वाली ना दी और प्यार मोहब्बत से काम चलता रहा, तो आपको नंबर चाहिए। वो आपको बर्बाद तभी करते हैं जब आप 2-4 गाली सुनाया है उसको, या आपने गुस्से में कुछ कह दिया। अदरवाइज बहुत अच्छे लोग होते हैं तो ठीक ठाक नंबर दे देते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि गाली वाली ना निकल जाए आपकी इंटरव्यू में, तो ठीक है, तो अच्छे नंबर। नहीं तो आपको अगर इंटरव्यू में 170 नंबर आप ले आते हो तो माने जाते हैं बेस्ट स्कोर है 170। लोगों के 209 नंबर भी आते हैं, ध्यान रखना, हर बार आते हैं 210, 200 से ऊपर भी नंबर आते हैं।
लेकिन आप 170 160 नंबर ले आए तो आपको समझ लो कि आपने इंटरव्यू अच्छे से दे दिया है, बस आपने शालीनता से इंटरव्यू में पास हो गए। टोटल कर लेते हैं इसको। टोटल करने से एक 390 150 325 या फिर कितना हो जाएगा, आप टोटल एक बार जोड़ लेते हैं ना, कितना हो गया 0 और कितना हो गया 7 5 12 और 9 21 2 5 6 और 3 9 1 10। आप आगे 1010 के आसपास। 1010 के आसपास का मैंने आपको बताया था कि 1025 में आप यहाँ पे 10-15 नंबर और बढ़ा सकते हो, यहाँ 10 नंबर आप बढ़ा सकते हो, यहाँ 10 नंबर बढ़ा सकते हो, यहाँ बढ़ा सकते हो, तो वो इतना मैनेज हो जाएगा। कुल मिला के अब आपको ये समझ में आ गया कि सर जनरल की बात कर रहा हूं मैं, बाकी अपनी अपनी कैटेगरी से आप देख लेना, जिन जिन की कैटेगरी उन्होंने उसी पे ध्यान दिया होगा वो अलग बात है, तो आपको याद हो गया वो कितने कितने मार्क्स लाने। अब बात आ जाती है ये कहानी कि सर ये 300 नंबर कैसे आएंगे, और मैंने आपको बता दिया कि 300 नंबर इसलिए आएंगे क्योंकि किसी सब्जेक्ट में इतनी क्षमता नहीं है। वो मैं अभी आपको डेटा बता देता हूं कि ये नंबर हिंदी साहित्य में क्यों आएंगे, और उसके बाद हम लोग ये भी डिसाइड करेंगे कि इसको अभी और भी पैरामीटर है, अभी तो मैं भी शुरुआत कर रहा हूं इस चीज की ना, तो मैं मेरे पास ना इसका डेटा है पूरा, तो मैं अभी डेटा लेके आया हूं, वो मैं लिख देता हूं कि अभी तक के हम बात कर रहे हैं लगभग 2013 से लेकर के अभी तक, 2013 से लेकर 2023 तक की मैं बात कर रहा हूं, 22 तक की, कि हिंदी माध्यम में किस सब्जेक्ट से कितने बच्चे नंबर हाईएस्ट लेके आए हैं। तो मेरे पास जैसे एक सब्जेक्ट है इतिहास, इतिहास से हिंदी माध्यम में लगभग अभी 3 से 4 बच्चे हैं, 4 से 5 बच्चे हैं जो 310 के आसपास नंबर लेके आए हैं। नाम नहीं पता लेकिन 3-4 बच्चे अभी तक हैं, पिछले 10 साल की बात बता रहा हूं मैं, 4 से 5 बच्चे अभी तक पाए गए ऐसे जो 300 के आसपास या 300 से ऊपर नंबर लेके आए हों। इससे उसके बाद तो सब 250 240 की रेंज वाले हैं। उसके बाद एक सब्जेक्ट है पीएस, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में अभी तक जो हाईएस्ट नंबर आए वो है 312 हिंदी माध्यम में। ठीक है, डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं नंबर, लेकिन 3 से 4 स्टूडेंट यहां पे भी हैं, 3 से 4 यहां पे भी हैं, 312 के आसपास आए इतिहास में। फिर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अभी एक लड़का है जिसके नंबर आए 305 हिंदी माध्यम में, और जिसका नाम है मयंक। मार्कशीट आप ढूंढोगे तो मिल जाएगी। ठीक, तो 305 नंबर ज्योग्राफी से लेके आया है। फिर एक आता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जिसको हम बोलते हैं समाजशास्त्र, हिंदी माध्यम में 307 नंबर आए हाईएस्ट, जिसका भी एक स्टूडेंट है। एक सब्जेक्ट है संस्कृत। संस्कृत तो लिटरेचर में आ जाता है, खैर वो अलग बात है, लिटरेचर कोई भी हो सकती है। संस्कृत में भी एक बच्चा है जिसके नंबर आए 303 लोग हैं इसमें जिनके नंबर आए 310, क्योंकि लिटरेचर लिटरेचर है, हिंदी साहित्य हो चाहे कुछ भी, संस्कृत हो चाहे उड़िया हो चाहे भोजपुरी हो, लिटरेचर आप कोई भी पढ़ सकते हो। उसके बाद में पब्लिक एड है, फिलोसफी है, जिसमें 275 295 के बाद नंबर आए उसमें ये नहीं पता, लेकिन एक एक का नाम पता नहीं किसी का, तो ऐसे बच्चे हैं, तो ये मोटा मोटा है। ये ध्यान रखना। देखिए मैं हिंदी माध्यम की बता रहा हूं, मैं अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए बहुत विशेष इंफॉर्मेशन है कि मैं अभी आपसे विशेषकर हिंदी माध्यम की बात कर रहा हूं, कि हिंदी माध्यम से जिन लोगों ने ये चुना है उनकी ये कहानी है। अब बात कर लेते हैं कि सर हिंदी साहित्य का भी बता दो, वो तो बताया ही नहीं, तो वो भी बताना जरूरी है हिंदी साहित्य, तो यहां लिख लेते हैं हिंदी साहित्य। मैं नाम के साथ बताऊंगा आपको और बैकग्राउंड भी बता दूंगा, तो आपका डर निकल जाएगा। ठीक है, तो नाम के साथ में कहानी ये है, मैं एक एक करके नाम लिख ही देता हूं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति है जिनके नंबर आए 344, इनका नाम है प्रदीप। ठीक है, एक व्यक्ति है भानु प्रताप सिंह, इनके नंबर आए 326, ये है भानु। ये आईएएस है अभी असम कैडर में, और ये आईपीएस है अभी बिहार कैडर में। ये एमएससी, ये बीएससी मैथमेटिक्स इनका बैकग्राउंड था, और ये भी इनका साइंस का बैकग्राउंड था। भानु प्रताप मैथमेटिक्स से बीएससी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है पहले नंबर पे। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर पे है हमारे अभिलाष गैरोला, 320 नंबर आए इनके हिंदी साहित्य में। ठीक, अभिलाष नाम है इनका, अभिलाष। मैं सारे नाम नहीं लिखूंगा, 2-4 नाम वो लिख देता हूं। ठीक है, और एक व्यक्ति है, और मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं
तो आपको ये ध्यान रहेगा कि बाकी मैं अभी पूरा नाम से ही गिन दूंगा मैं। एक व्यक्ति है, क्या नाम है, निशांत जैन, जिनके 313 नंबर आए थे, 313, निशांत जैन, ठीक। और एक है आपके गंगा सिंह, उनके 315 नंबर आए थे, 315। एक बार मैं आपको नाम से सुना देता हूं सारे, तो एक बार आप लोग सुन लो, फिर मैं बताता हूं कि ये इसमें हुआ क्या है। देखिए, प्रदीप कुमार द्विवेदी 344 नंबर 2018 के एग्जाम में, भानु प्रताप सिंह 326 नंबर 2018 के एग्जाम में, अभिलाष गैरोला 320 नंबर, गंगा सिंह 315 नंबर, अरविंद प्रताप 313 नंबर, बाब्या चौबे 313 नंबर, निशांत जैन 313 नंबर, राहुल कुमार 312 नंबर, आरती सिंह 310 नंबर, कंचन कुमार 308 नंबर, चेतन मीना 307 नंबर, प्रमोद यादव 305 नंबर, प्रीति चड्डा 304 नंबर, विक्रम गंगवार 301 नंबर, रवि सियाग 300 नंबर, आशीष शुक्ला 300 नंबर, दीपक कुमार 300 नंबर, प्रदीप कुमार 298 नंबर, आदर्श तिवारी 397 नंबर। और जो अभी सिलेक्ट हुए हैं 2022 की बता दूं, अभी 2022 में दिव्या तंवर सिलेक्ट हुई थी 282 नंबर, भरत प्रकाश जयप्रकाश, भरत जयप्रकाश, जिनकी रैंक आई थी 85 और दिव्या की थी 105 रैंक, 259 रैंक। दिव्या 2 बार से सिलेक्टेड है, भरत प्रकाश भी हिंदी साहित्य से 2 बार सिलेक्टेड है। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप ये समझ गए होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जो अभी आपको हिंदी माध्यम में जो नंबर लुट रहे हैं, ठीक है, वो लुट रहे हैं हिंदी साहित्य में। और इतना आसान है कि 3 महीने से 4 महीने में सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, और इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है, कहानियां सुननी है, उपन्यास पढ़ने हैं, बस लिखने का आपको पता होना चाहिए। और आपके बैकग्राउंड से बिल्कुल असर नहीं पड़ता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। मैं बैकग्राउंड भी बता देता हूं कि किन किन लोगों का क्या क्या बैकग्राउंड है, मैंने ये भी आपको नोट कर रखा है। सुनील कुमार जो अभी सिलेक्ट हुए हैं, सुनील धनवंता, जिनकी हिंदी माध्यम से 22 रैंक आई थी, इंजीनियर है, IIT दिल्ली से पढ़े हुए हैं, ठीक है। प्रदीप कुमार जो बता रहा था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जो भी मैंने नाम लिखा। भानु प्रताप सिंह BSc मैथमेटिक्स। निशांत जैन जरूर MA से थे, हिंदी थी उनकी। उसके बाद में संगप्रिय IIT से थे, जिनके 2018 में 92 रैंक आई थी हिंदी साहित्य से, अंग्रेजी माध्यम से, उनका अंग्रेजी माध्यम था, ठीक है, IIT से थे। और गौरव अग्रवाल 344 नंबर लेके आए थे, जो IIT से जॉब कर रहे थे, 3 करोड़ का पैकेज था, वो छोड़ के आए और UPSC में सिलेक्ट हुए प्रॉपर IAS, वो IITian थे, 3 करोड़ का पैकेज था उनका। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो कुल मिला के यहां से एक चीज तो ये समझ में आ गई कि सर हमें सारा गेम हमारा नंबर पर टिका हुआ है और किसी पर नहीं टिका हुआ। आपको मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको नहीं पढ़ना है, सिलेक्शन पढ़ाई से होगा, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। वो तो UPSC ने आपको इतनी चॉइस दे रखी है कि आपको सब्जेक्ट चुन सकते हो, अदरवाइज GS में क्या चॉइस है? GS तो पढ़ ही रहे हो ना आप, चारों पेपर उसने सिलेबस दे दिया तो वो आपको करना ही करना है। लेकिन समस्या ये आती है कि सर हिंदी साहित्य में कुछ लोग बोलते हैं सर इसके पैरामीटर क्या होने चाहिए, कि कोई भी मैं ऑप्शनल में चुनता हूं तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए, उसमें बड़ी समस्या आती है। तो मैं आपको पैरामीटर बता रहा हूं कि कौन कौन से पैरामीटर होने चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले नंबर पर कुछ लोग बोलते हैं सर कि मैं ऐसा सब्जेक्ट चुनूंगा जो अंकदायी होगा, अंकदायी। अब इनमें से एक डिसाइड करेंगे कौन सा सबसे अच्छा है। मैंने इसको मान लिया कि सबकी प्रायोरिटी क्या है कि सर जिसमें नंबर आएंगे उसको हम पढ़ लेंगे, हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस सिलेक्शन चाहिए। ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर हमें सिलेक्शन नहीं चाहिए लेकिन हमें मजा आ रहा है इतिहास पढ़ने, हम इतिहास ही पढ़ेंगे, आप जो करना है कर लो, ठीक है, हम नहीं मानेंगे। तो भाई पढ़ लो इतिहास, उनको सिलेक्शन नहीं लेना, उनको ज्ञान लेना है। कुछ लोग कहते हैं सर रुचिकर होना चाहिए, उसमें रुचि आनी चाहिए, बोर न हो जाऊं, रुचिकर होना चाहिए, अच्छी बात है, आपकी रुचि भी हो तो और अच्छी बात है, आपको इंटरेस्ट भी आना चाहिए। अब आपको इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा हिंदी साहित्य पढ़ने में, तो आप जबरदस्ती में डंडा मार के तो पढ़ाऊंगा नहीं, और वो तो आप ऑनलाइन पढ़ते तो मार भी नहीं सकता, ऑफलाइन होते तो कुछ कर भी सकता था आपका, ठीक है। तो तीसरा नंबर ये हो गया। तीसरे नंबर पे आ गया, कुछ लोग बोलते हैं सर कि ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसका GS में फायदा हो, GS में फायदा। लोग सोचते हैं ठीक है, अच्छा बात, ले लो। चौथा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ग्रेजुएशन में होना चाहिए, हमारा पृष्ठभूमि, हमारी बैकग्राउंड हमारा ऐसा होना चाहिए। तो लोग कहते हैं सर पृष्ठभूमि हमारी जो होगी ना वो ही हम करेंगे, हमने सर BA किया था इतिहास से, ज्योग्राफी से, तो हम सर वो ही लेंगे, चाहे वहां पे वो फेल होते होते बचे हों, लेकिन वो इस बात पे गर्व है कि नहीं मैं ग्रेजुएशन पढ़ के आया हूं इतिहास, तो मैं यही लूंगा, मैं अपने उसूलों के खिलाफ कैसे जा सकता हूं? भाई मत जाओ,
और कौन कर रहा कह रहा तुमसे। 5वें नंबर पे एक और आता है, 5 पे कहते हैं करंट अफेयर में करंट अफेयर अपडेट न करना पड़े। ठीक है, करंट अफेयर से तालमेल ना हो, क्योंकि ये बड़ा टेढ़ी खीर है। करंट अफेयर से भी जोड़ो उसको, तालमेल ना हो, ये ऐसे कर लो। और आते हैं 6 नंबर पे, ये भी आपके दिमाग में सबके चलता होगा, मैं भी इसलिए मैं आपकी ही बातें लिख रहा हूं यहाँ पे। ये मेरा सर्वे है इसलिए, क्योंकि कोई ये सब आप लोगों ने नहीं बताया सर ऐसे होना चाहिए, वही मैं लिख रहा हूं। आप लोगों का और हो सकता है, मैं भी पूछ लूंगा आपसे। एक होता है सर, कुछ लोग होते हैं चालाक, कहते हैं सर छोटा होना चाहिए बिल्कुल सब्जेक्ट। ये होते हैं आलसी टाइप के लोग। आलसी नहीं, स्मार्ट होते हैं। वो कहते हैं काय के लिए मेहनत करनी है सर, उतना पढ़ करके, इतने पढ़ करके। जैसे इससे पहले एक सब्जेक्ट आता था पाली, पाली सरकार ने हटा दिया। पाली सब्जेक्ट ऐसा था, 1 महीने में पढ़ के आप सिलेक्ट हो जाते थे और खूब अच्छे नंबर आते थे, क्योंकि पाली का प्रोफेसर एक ही था और एक ही पेपर बनाता था, एक ही चेक करता था, उसी के स्टूडेंट होते थे वो, तो नंबर मिल जाते। 425 नंबर आए उस टाइम पे। तो सरकार को लगा कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसको हटा दिया गया। तो बहुत छोटा सब्जेक्ट था, पाली भाषा का था। 6वें पे ही हो गया। 7वें पे आ जाओ आप। 7वें पे होता है सर रटना ना पड़े। अच्छा, ये भी अच्छी बात है, कुछ लोग नहीं रटना चाहते कि सर हम ज्यादा ना रटना ना पड़े, हम ज्यादा झमेला नहीं चाहते कि कितना रटे, इतने से जीएस भी रटनी है, निबंध भी रटना है, ये भी रटना है, तो क्यों इसको रटें, 500 नंबर का मामला है। तो बोले सर रटना ना पड़े। कुछ लोग बोलते हैं सर विषय आसान हो, विषय आसान हो, अच्छी बात है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आसान लगता है। कुछ लोगों को सोशियोलॉजी आसान लगती है, कुछ लोगों को हिंदी, कुछ लोगों को मैथ आसान लगता है। ऐसे भी लोग हैं जो मैथमेटिक्स से, अभी गगन प्रताप सिंह मैथमेटिक्स से सिलेक्ट हुआ है। अब वो लोग सर मैथमेटिक्स से, अच्छा आपको सपने आते होंगे मैथ के, और वो मैथ से ऑप्शनल से सिलेक्ट हो गया। तो डिपेंड करता है ना कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका आपकी आपने किस तरीके से, आपको किस सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छे नंबर आते हैं और किसको आप अच्छे से समझ लेते हो, मेन चीज ये है। तो सर विषय आसान ना हो। कुछ लोग कह रहे हैं सर कि ऐसा भी होना चाहिए जिसकी सामग्री मार्केट में आराम से मिल जाए, हमें ज्यादा ढूंढना ढांडना ना पड़े, तो सामग्री आसानी से मिल जाए, सामग्री आसानी से मिल जाए। सामग्री का मतलब क्या है, मटेरियल, पढ़ने वाला, ये कोई हवन करने वाली सामग्री नहीं है। ठीक है, तो ठीक है चलिए। अब आप मुझे ये बता दो कि मैंने लगभग जो बच्चों से अभी तक पूछा है, तो वो बच्चों के आधार ये होता है, जो ऑप्शनल चूज करने जब बैठते हैं तो उनके दिमाग में ये विचार आ रहे होते हैं कि सर मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं, कैसे लूं और क्या करूं। ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इन पैरामीटर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर मैं इस पैरामीटर की बात करूं कि सर रुचिकर है, तो इससे हमें बिल्कुल असर नहीं पड़ता। अगर आपकी रुचि बहुत ज्यादा है पढ़ने में, लेकिन आप नंबर नहीं ला पा रहे उसमें, तो आपकी रुचि किस काम की है आप मुझे बता दो। किसी काम की नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग मुझे एरिया लगता नहीं है। देखिए, जीएस में फायदा हो, ये मैं एक पॉइंट मान सकता हूं। हिंदी साहित्य का सिर्फ अकेला नेगेटिव पॉइंट है कि उसका हिंदी साहित्य में, जीएस में फायदा नहीं है। लेकिन बाकी सब्जेक्ट में मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कि जिनका जो ऑप्शनल होता है ना, उसी जो मान लो जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो पीटी में सबसे ज्यादा ज्योग्राफी क्वेश्चन गलत करके आता है वो, जिसका, क्योंकि उसको ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। और जीएस तो आप पढ़ ही रहे हो, तो जीएस में आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, कि आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि जीएस की जो पेपर मेंस के उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, ऑप्शनल की रिक्वायरमेंट अलग है। तो ये सिर्फ बच्चों को भ्रम होता है कि सर हमें यहाँ जीएस में फायदा मिल जाए। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग कोई पॉइंट है नहीं। पृष्ठभूमि मैंने बताई दी अभी। जितने भी लड़के नंबर ज्यादा लेके आए हैं सब साइंस के हैं। प्रदीप कुमार 344 नंबर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। भानु प्रताप सिंह बीएससी मैथमेटिक्स। सब आईआईटी वाईआईटी वाले, सब साइंस साइंस वाले हैं। लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि सर हमारा बैकग्राउंड नहीं है तो हम नहीं ला पाएंगे। जिनका है वो अच्छी बात है, आप अगर आपका आर्ट बैकग्राउंड है तो और अच्छी बात है, जब वो लेके आते हैं तो आप भी ले सके आते हो। जबकि वो लोग को तो उनको लगता है कि उनको तो रटने वाली चीज नहीं है, हिंदी तब भी थोड़ी सी रटनी पड़ती है। और साइंस वाला तो सोचता है भाई मैं झमेला नहीं चाहिए, मैं रटना नहीं चाहता। तो पृष्ठभूमि से भी आपका कोई खास लेना देना है नहीं। अगर पृष्ठभूमि से लेना देना होता तो यूपीएससी लिख देती स्पेशली कि आप ग्रेजुएशन होने चाहिए और जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए वही आप ऑप्शनल लोगे। इसका मतलब है कि यूपीएससी ने आपको इतनी स्वतंत्रता दी है कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। करंट अफेयर का कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं आपको इनमें से कोई और पैरामीटर लग रहा है और उस पर कोई सब्जेक्ट खरा उतर रहा है तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि जो मेरी प्रायोरिटी है, जो मैं बच्चों को बताता हूं कि भाई आप वो सब्जेक्ट लो जिसमें आप अंक ला सको। और दो हैं चीजें, एक होता है आप अंक लाने की, एक होता है उसमें अंक मिलना है कि नहीं मिलना है।
देखिए, हिंदी साहित्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बताऊं, ये अंकदायी है, इंटरेस्टिंग है, सारी चीज मिल जाएंगी देखो इसी में। अंकदायी है, इंटरेस्टिंग है, जीएस में फायदा नहीं मिलता, पृष्ठभूमि से लेना देना नहीं है, करंट अफेयर नहीं अपडेट करना पड़ेगा, छोटा है, रटना नहीं पड़ेगा, विषय आसान है, सामग्री आसान से मिल जाती है। एक दो चीजों को छोड़ दूं तो सारी चीजें इस पर फिक्स बैठ रही हैं हिंदी साहित्य में। तो मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि आईएएस बनने के लिए आपको सबसे पहले, देखिए मैं आपको आज सिंपल सी एक बात बता दूं, जिंदगी में दो चीजें मिलेंगी चूज करने के लिए आपको मौके, पूरी जिंदगी में। एक तो जब आपने शादी के लिए जाओगे तब लड़की, और लड़की को लड़का, और एक ऑप्शनल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो। और अगर आपने सही से चूज नहीं किया तो दोनों ही आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल सकती हैं। अगर आपने, देखो होता ना आजकल तो कितनी लड़ाइयां चल रही हैं, शादी तो कर ली दबाव में लेकिन नहीं बन रही, फिर तलाक हो रहा है, बड़ी समस्या है, क्योंकि आपका डिसीजन सही नहीं था। जैसे होगा क्या ना, जिस दिन आप आईएएस बनोगे तो आपके पास में जैसे ही आईएएस का रिजल्ट आ गया शाम को 6 बजे यूपीएससी का, 7 बजे आपको कॉल आएगा कि मैं केंद्रीय मंत्री बोल रहा हूं, ये फलाना सिंह, ठीक है, सेंट्रल मिनिस्टर ये बोल रहा हूं मैं। अब पहले तो आप विश्वास नहीं कर पाओगे, बोले आप हेलो करके फोन काट दो, उसको कहेगा कोई फेक कॉल आ गया, तो उसका दोबारा कॉल आएगा आपके पास में। अच्छा, वो डायरेक्ट नहीं करते हैं, उनका असिस्टेंट करेगा कि मिनिस्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, आपको ये समझ में नहीं आ रहा साला अभी रिजल्ट आया है और मैं इतना खास आदमी कैसे हो गया, मुझे फोन 4 दिन तक तो इसको पता ही नहीं चलता कि मैं आईएएस बन गया हूँ। वो ऐसे घूम रहा होता है पागलों की तरह, ठीक है, वहां फोटो खिंचवा लिया, वहां फोटो खिंचवा लिया, क्यों, वो विश्वास ही नहीं कर पाता। अच्छा, जैसे ही फोन आया कि वो मैंने तुम्हारा नाम देखा था, तुम्हारी रैंक 12 आई है और मैं ऐसे ऐसे मंत्री बोल रहा हूँ और एक हमारी लड़की है, तो बताना फिर। अच्छा, वो नंबर पहले से निकाल लेते हैं वहां से ही। अब आप ये सोच नहीं पा रहे हो कि यार मैं क्या करूं, हाँ करूं, एक तो मंत्री है, कहीं पोस्टिंग वोस्टिंग को नागालैंड नागालैंड ना डलवा दे, बीच में फंसा भी सकता है ना भाई, पावर तो होती है इन पे। तो जी सर, जी सर, आपसे जी के अलावा कुछ नहीं निकलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, जी जी करते रहोगे आप। अच्छा, बात होगी आपकी, बात होने के बाद में फिर वो कहेंगे देखो हमारे पास एक चेक है, ब्लैंक चेक में भिजवा रहा हूँ और उसमें पैसे भर देना आप। वो क्या करेगा कि आपको एक चेक भिजवाएंगे कि मैं एक चेक दरवा साइन कर दिए मैंने उस पर, और जितनी मर्जी उतने भर दो पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप और पागल हो जाओगे, आप बोलोगे यार ये आईएएस बना हूं, मैं क्या बन गया हूं, समझ में नहीं आ रहा मुझको कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो साइन मेरे पहले से ही कर दी है, मैंने आराम से बस बैंक में जाके जमा करके निकालना है, बस खाली ले आओ। अच्छा, आपके साथ क्या होगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, फिर आप घर पे फोन करोगे मम्मी के पास, पापा के फोन, रिश्तेदार के पास, यार क्या करूंगा, ऐसे ऐसे फोन आ रहा है। घर वाले बोले कोई दिक्कत नहीं, ले ले बेटा, बहुत मुश्किल से पढ़ाया तुझको, नेहरू विहार में रहता था और वहां पे 15,000 रुपये जाते थे महीने के। तो अब मैं बता रहा हूँ होगा क्या, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी एक दुनिया समानांतर की हमारी कहानी शुरू होने वाली है, उसमें सारी यही कहानी है। यूपीएससी ने जानबूझ के ये कहानी रखी हुई है कि नई कहानी आंदोलन आया था, नई कहानी आंदोलन में लोगों की परिस्थितियां कैसे बदली। अब समझ लो, देखो अब ये आईएएस है ना बेचारा गोलू सा, गोलू मोलू बेचारा रातों रात पैसे वाला बना है, उससे पहले ही जाता था ढाबा पे खाना, ठेले पे खाना खड़े होकर खाता था। अच्छा, ऐसे लोग क्या करते हैं कि बेचारे यहाँ पे 2 टाइम का खाना खाते हैं जैसे तैसे, और जैसे ही ट्रेनिंग पे जाते हैं ना ठूस के खाते हैं 4-5 दिन, फिर उनका होता है पेट खराब। उनको लगता है यार 12-15 तरीके के नाश्ते मिल रहे हैं और 30-35 तरीके का मिल रहा है, तो बेचारा वो टूट पड़ता है खाने के लिए। और ये 100% गारंटी बता रहा हूं कि जितना भी नेहरू विहार का दिल्ली का बच्चा जाता है उसका पेट खराब होता है वहां पे। फिर उसको ये कुछ दिनों बाद, 6-7 दिन बाद उसको ये एहसास हो जाता है कि जिंदगी और मिलने वाला है, अब आराम से खाओ, वही मिला ही नहीं कभी। अब हुआ क्या कि अब आप मुझे बताओ कि आप एक किसान के लड़के हो, ठेले पे खाना खाते हो, ढाबे पे खाना खाते हो, बहुत ज्यादा कभी रेस्टोरेंट में गए नहीं, परिस्थितियां ऐसी थी, आप पैसे वाले बन गए, और लड़की उस घर से आ रही है जिस घर में वो मर्सिडीज से नीचे नहीं उतरी होगी कभी, ठीक है, और एसी वेसी उसके ना बाथरूम बाथरूम में भी एसी लगी होगी। हम लोग एसी के पीछे वाले लोग हैं, बाकी लोग ना तो पीछे वाले गर्मी ले रहे होते हैं, और वो लोग ऐसे लोग हैं। अब आप मुझे बताओ कि आप आईएएस तो बन गए, आपकी विचारधारा अलग अपनी जैसी है जैसे आपने जीवन जिया है। अब जिस दिन उसकी आपसे शादी होगी ना एक्स के ए से, क्योंकि शादी तो करनी है पैसे के दम पे, अब आपकी जिंदगी में लड़ाई होगी, आपके थॉट्स मैच करेंगे ही नहीं। वो कहेगी नहीं आज गोलू पब चलना है, वो कह रहा पब क्या होता है, तो गूगल बढ़ा के दे रहा पब, उसने देखा कि अच्छा ये कोई बार बार होता है वहां बैठ के डांस वांस होता है और खाना वाना खाते हैं। अच्छा, वो पहले से जाती रही उसमें, उसको सब पता है एड्रेस कहाँ है। अब वो सोचेगा यार ये तो खतरनाक में फंस गया, यहाँ पे कैसे हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा हो गया। ठीक, रेस्टोरेंट में चले गए, उसने मंगाया डोसा खाने के लिए, डोसा देखा आपने, एक विशेष प्रकार का ऐसे आइटम होता है, लंबा सा बनाते हैं लोग,
डोसे के साथ में 4-5 हथियार मिलते हैं खाने के लिए। ऐसा लगता है खाने आए हो कि तुम किसी से युद्ध करने आए हो। एक ऐसा चाकू मिलेगा। अच्छा, अब तुम खाना खाने वहां पे गए, अब आपने तो कैसे तोड़ के खाया ना उसको डुबो के बढ़िया से। अब वो वहां 4-5 चाकू मिले हुए हैं आपको। अब वो कह रही है कि भाई रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आईएएस हो यार, तुम देख लो, हमारी भी इज्जत का ही सवाल है, मैं तो आती रहती हूँ यहाँ पे। अब आपको खाना ही नहीं आ रहा। बात देखिए, ये बात आपकी निगेटिविटी की नहीं है, मैं आपको मैं ये समझा रहा हूँ। ये बहुत अच्छा ही है कि आप डाउन टू अर्थ हो, आपका जीवन ऐसे बीता है, आपने बहुत कठिन परिस्थितियों से जीवन को ऐसे किया है, लेकिन वो बहुत ही अमीर घर की लड़की है। और उसके साथ में जब आप शादी करोगे पैसे के दबाव में, तो शादी हो जाएगी, लेकिन आपके जो मानसिक थॉट हैं, जो आपके विचार हैं, वो कभी मैच नहीं करेंगे। और जब वो मैच नहीं करते हैं तो फिर होता है तलाक। जैसे कई सारे आईएएस आईपीएस देखे होंगे आपने सुसाइड करते हुए, उनके पीछे भी रीजन यही है। बिहार का आईएएस, ठीक है, उसने सुसाइड किया गाजियाबाद में आके ट्रेन के सामने कट के, उसके सामने भी यही कहानी थी। कानपुर का आईपीएस, वो तो उसको तो मैं खुद ही जानता था, वो हमारे नवोदय से थे तो मैं उनसे परिचित था। कानपुर के सबसे बड़े डॉक्टर की लड़की से शादी हुई उनकी, जो अरबपति था, और उसकी वजह से उसने सुसाइड किया। क्योंकि उसने इतना तंग कर दिया था उसके लेटर में, उसमें हम लोग जब गए थे वहां पे, तो इतना तंग कर दिया था कि आप अपनी मम्मी से बात नहीं करोगे, आप अपने पापा से बात नहीं करोगे, आप अपनी बहन से बात नहीं करोगे, और किसी पार्टी में जाते तो आप बुला नहीं सकते हो क्योंकि आपका स्टेटस नहीं है। मैं नॉनवेज खाती हूँ, तुम भी नॉनवेज खाते हो, और जिस दिन शिवरात्रि थी, उस शिवरात्रि के दिन उसने नॉनवेज बर्गर जबरदस्ती खिलाया उसको। वो बेचारा छुप छुप के बात करता था। आप मुझे बताओ, एक आईएएस जो पूरे जिले को चला सकता है, एक आईपीएस पूरे जिले को चला सकता है, एक अपने घर को नहीं चला पाता, और वहां पे टूट जाता है। वो मानसिक रूप से इतना कमजोर नहीं है, वो मानसिक रूप से कमजोर होता तो उसकी 12 रैंक नहीं आती, 15 रैंक नहीं लेके आता, लेकिन वो सामाजिक परिस्थितियों के सामने इतने घुटने टेक देता है कि आप जिंदगी आपकी आईएएस बनने के बाद ही बर्बाद हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप आईएएस बनते हो तो आईएएस बनने के लिए आपके पास में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, और उसके लिए अभी आप पहले से अगर डिसाइड करके चलोगे, ऐसा नहीं सारे लोग करते हैं, ऑप्शन सबके पास आते हैं। जब आप चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, आपको ऑप्शन सारे लोगों के पास, क्योंकि इनके पास लिस्ट पहले ही पहुंच जाती है, नंबर भी पहुंच जाता है। यूपीएससी से ले लेते हैं सीधे नंबर, वो जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन। तो मेरे कहने का मतलब आपको यह है कि आप ये डिसाइड करने के लिए खुद जिम्मेदार हो कि अगर आपको आईएएस बनना है तो आईएएस बनने के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, कौन सा नहीं करना है, किस रास्ते पर जाकर के आप सफल हो सकते हो, ठीक है, किस रास्ते पर आप नहीं। क्योंकि आप देखिए, आप तैयारी करने सब लग गए हो, मुझे पता है सारे लोग तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन जब तक आपके रास्ते के चीजें आपको पता नहीं होगी ना। जैसे मैं आपसे सिंपल बच्चों को ये बताता हूं कि मान लो आप युद्ध करने जा रहे हो, ठीक, युद्ध करने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी की जरूरत है कि भाले और बंदूकों की जरूरत है। 10 आदमी हो आप, और आपने एक ट्रक भर करके आपने तलवार चाकू ये भाले मंगा लिए, बोलोगे ना सर हमारे पास सब बहुत सामान है, हम देख लेंगे। भाई क्या देख लोगे, 10 आदमी, तुम क्या कर लोगे वहां पे जाके? या फिर आप 1000 आदमी हो और आपके पास में ना 100 सिर्फ भाले हैं, तो क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या है कि पर्याप्त लोग और पर्याप्त हथियार आपके पास हों तो आप युद्ध जीत सकते हो, अदरवाइज ऐसी अंधाधुंध लड़ाई में आप युद्ध नहीं जीत पाओगे। और ये आपको तय करना पड़ेगा कि हमें युद्ध जीतना कैसे है। और यूपीएससी एक बहुत बड़ा युद्ध है, जो इस चीज को समझ गया वो निकल गया, और जो इसमें फंसा रहा वो फंसा रहा, ये इसकी सच्चाई है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हिंदी माध्यम में जिस तरीके से सिलेक्शन हो रहे हैं, तो मैंने आपको सारी रुचि बता दी मैंने कि अच्छा हिंदी देखिए अंकदायी भी है, और ये मैथ की तरह भी काम करता है। जो लोगों को लगता है सर ये मैथमेटिक्स की तरह कैसे काम करता है, यही बताऊंगा मैं अभी आपको। सबसे ज्यादा सुरक्षित विषय, और सबसे अच्छी बात इसमें नंबर क्यों ज्यादा आते हैं मैं आपको बता दूं। मैंने बताया कि हिंदी साहित्य की कॉपी सिर्फ अकेला ऐसा ऑप्शन है जिसकी कॉपी सिर्फ हिंदी साहित्य का टीचर चेक करता है। जो इसकी कॉपी चेक होगी ना वो हिंदी साहित्य का ही होगा, वही कर पाएगा। अगर आप ज्योग्राफी हिस्ट्री आप ऐसे कुछ आप सब्जेक्ट आपने ले लिया, तो इंग्लिश माध्यम की जो कॉपी चेक कर रहा होगा हिस्ट्री का टीचर, वही आपकी कॉपी चेक करेगा। तो जाहिर सी बात है अगर वो हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम का है तो हिंदी माध्यम को उसने 0.5 0.25 भी नंबर कम दिए ना 20 क्वेश्चन में से, 20 क्वेश्चन में से 0.25 नंबर कम दिए, तो आपके 4 नंबर कम हो गए, ठीक है। और उसके बाद में ऐसे ही आपको 10 पेपर लगा के मतलब आपके कितना नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो एक तो ये लोग मारे जाते हैं। अच्छा हिंदी साहित्य के साथ में क्या मतलब है कि जो हिंदी का प्रोफेसर होगा, मान लो डीयू का है या जेएनयू का है, उसी कॉपी दी जाएगी, तो उसको लगेगा ये अपना आदमी है तो कॉपी। इसलिए लिटरेचर में अच्छे नंबर आते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं आप हिंदी साहित्य लो, आप संस्कृत ले लो, आप उड़िया ले लो, आप तमिल ले लो, आप भोजपुरी, जो भी आपको जितनी भाषाएं आपकी लिटरेचर की आती है आप वहां से ले सकते हो। लोग गुजराती से भी देते हैं,
राजस्थानी से भी देते हैं, आप दे सकते हो, लेकिन उसमें आपको फायदा यही मिलता है, पहली बात तो। दूसरा क्या है, इसमें आपको पढ़ना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ कहानियां सुननी है। और जैसे एक ऑप्शन में आपको बता दूं कि होता क्या है, जैसे ना, जैसे मान लो आप पेपर देने गए हिंदी साहित्य का, साहित्य के पेपर में आपके क्वेश्चन आए, और मान लो कोई जीएस, आपने कोई इतिहास का सब्जेक्ट ले लिया और आपको कोई वो प्रश्न आया, अगर आपको पता होगा तभी आप उसका प्रश्न का आंसर कर पाओगे, अगर नहीं पता तो आप छोड़ के आओगे, पहली बात। लेकिन हिंदी में फायदा क्या है, एक गद्यांश दे रखा है जो आप पढ़ के, आपने जो कभी कभी नहीं पढ़ा होगा कि निम्नलिखित पंक्तियां ये, इनका भावार्थ बना के एक क्वेश्चन बताओ। आपको उस, मान लो जैसे आता ना, जब बचपन में आप पढ़ते थे कि एक कोई कविता दे दी और उस कविता की हमें व्याख्या करनी होती थी, तो हम सबसे पहले लिखते थे प्रसंग कि निम्नलिखित पंक्तियां फलाने कवि की हैं, इस बुक से, इस कविता से ली गई हैं। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो अच्छी बात है, अगर मान लो आप वो भी भूल गए तो कम से कम उन पंक्तियों को पढ़ करके आप कुछ तो अर्थ निकाल ही लोगे, अगर आप थोड़ी सी भी सीरियसली आपने तैयारी की है तो यहाँ पे हिंदी में, हिंदी साहित्य में क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन बिल्कुल होता ही नहीं है, जीरो ऑप्शन है। आप 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो वहां पे। बाकी सब्जेक्ट में 15 के 15 क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको आता होगा। यहां आप कुछ भी गोल मटोल लिख के आ जाओगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। प्रेमचंद की कहानियों के बारे में पूछ लिया, प्रेमचंद के बारे में इतना हम बोलते हैं क्लास में, प्रेमचंद के बारे में आप कुछ भी लिख के आ जाओगे, नंबर मिल जाएंगे आपको। तो अगर आप थोड़ी सी स्टडी से पढ़ाई कर ली तो आपके लिए फायदे वाली है। तो मेरा आज की जो क्लास थी वो यही थी कि बाकी आप लोग एक बार डाउट पूछ लो मुझसे कि आपको कौन कौन से डाउट हो रहे हैं सर, तो वो भी मैं आपको बता दूं। बाकी तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपको किस तरीके से मैंने प्रॉपर बताया कि किस तरीके से मार्क्स का मैंने आपको डेटा दिया। ये सब यूपीएससी का डेटा मैं लेके आया हूं, मैंने खुद नहीं बनाया। अब आपको लगता है सर क्या डाउट है, क्या हो सकता है, वो मुझे बता दो, तो मैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं 4-5 मिनट। हाथ खड़े करो, मैं पूछूंगा। सर इसमें हाँ बताइए। लैंग्वेज का पेपर, सर इसमें लैंग्वेज का पेपर तो होगा ही ना, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का, हाँ उसके बाद ही कॉपी चेक होगी। हाँ, लैंग्वेज के पेपर दो होते हैं, एक होता है हिंदी का, एक होता है इंग्लिश का। उसमें से आपको 75 नंबर लाने होते हैं, वो आराम से आ जाते हैं। अगर उसमें भी फेल हो गए, लोग उसमें भी फेल हो जाते हैं, बता दूं आपको, कई लोग तो 50 नंबर लेके आए हैं, तो आपकी बाकी कॉपियां चेक नहीं होंगी, आप वहीं से बाहर कर दिए जाओगे। उसमें भी आपको हिंदी साहित्य का फायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां से आपको मैच करती हैं। बताइए हेमा। सर सर जैसे लिटरेचर में एक नेपाली लिटरेचर है, वो को नेपाली लिटरेचर तो वही छोड़ स्टूडेंट ले ले जा सकता भी। है ना जो स्पेशली नेपाल से आया हो, क्योंकि नेपाली तो सही आती होगी। हाँ तो बिल्कुल, आपको क्या नेपाली लेना है क्या? छाट अगर तो सर मेरे को तो लेना हिंदी लिटरेचर ही है, पर मैं तो नेपाल नेपाली के की। बारे में क्यों बात कर रहे हो? जिसका नेपाली है हमारे यहाँ, अगर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट में है उसकी, तो बोलेगा आराम से। सर जो एक नेपाली स्टूडेंट यूपीएससी एग्जाम दे सकता है, हाँ देते लोग, तो कुछ यहाँ नेपाली प्रावधान है थोड़ा बहुत है ना, ये कुछ कुछ जॉब में है, उसके अलग क्राइटेरिया होते हैं। बाकी ना आप अपने से रिलेटेड पूछो, आप ये नेपाली, आप नेपाली हो तो आप पूछो, ये ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? कि मेरे को भी एक बहुत बड़ा डाउट था कि नेपाल, मेरा वैसे तो इंडियन नेपाल को इंग्लिश लेकर काफी चिंता हो रही है ना, ये सर। अपने को लेकर नहीं, नेपाल को लेकर चिंता बहुत है। चलिए और बताइए, सुबह, क्या नाम है इनका, शुभम, बताइए। सर मैंने बीए किया है। बहुत अच्छी बात है, सर सब्जेक्ट इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिंदी। बहुत तो सही। सर आईएएस के लिए मतलब कौन सा चूज करूं सर? यही तो मैं बता रहा था 1 घंटे से, सर मैं क्या सर बता रहा था ये मुझे बताओ। तो सर मैं हिंदी साहित्य ले सकता हूं, लेकिन इकोनॉमी मैं सोच रहा ज्योग्राफी लेने के लिए सर। बिल्कुल ले लो ज्योग्राफी। मैं इसलिए नहीं आया हूं यहाँ पे कि आपको जी ज्योग्राफी नहीं लेना है, ये लेना है। जी। मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि हिंदी साहित्य ले लोगे तो आपका सिलेक्शन आईएएस बन जाओगे, और बाकी सब्जेक्ट ले लिए तो मुश्किल है। सर अगर आप लेकिन मेरे ले मुझे, सकते हो तो ले लो, तो सर मुझे पढ़ाई छोड़े हुए 9 साल हो चुके हैं, कोई लेकिन दिक्कत अभी, तो अभी मैंने ये ज्वाइन किया आप आईएएस दरबार। नहीं। तो सर थोड़ा दिक्कत तो होती है, लेकिन सर इसमें मतलब जैसा कि 250 वर्ड के जो निबंध लिखने होते हैं, तो सर वो टाइम कितना होता होगा? वो भी हम उसकी अलग से बात कर लेंगे, अभी ऑप्शनल को लेके बात करो, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, ये कितने हाँ टाइम में अब्दुल कौन सा सर, क्वेश्चन है, ये अलग से बात हो जाएगी। ठीक है, बाकी चलिए मेहनत करो, और अच्छी बात है ठीक। 9 साल के बाद में तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेहनत करो, हो जाएगा। जी सर ठीक। अब्दुल चलिए सर, बाकी बताइए। टीआरपी, ये टीआरपी कौन है भाई? टीआरपी अली, बताइए अली जी। सर मैं कह रहा हूँ मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स रहा है सर, बिल्कुल, मेरे लिए हिंदी बेस्ट है ना, क्योंकि मैं हम्म, यही लेने की सोच रहा हूँ, क्या है पूछ ना। रहे हो मतलब? मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स रहा है, हाँ
और अभी मैं बीकॉम कर रहा हूँ, चल रहा है मेरा बीकॉम, कंटिन्यू है भाई। अच्छा ठीक। हिंदी साहित्य बेचते हैं ना? हाँ बिल्कुल ले सकते हो आप, बिल्कुल ले सकते हो, 200% ले सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो उसमें आप। जी सर, ये लेना। और सर बताइए और बताइए, किसी ने और क्या है? सर रिजवान। अरे कहीं मर जी हाँ सर, बताइए, हाँ बताइए। मेरा बीएससी है गेट बीसी से, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। तो मेरा तो सर पहले से ही क्लियर है कि मैंने हिंदी लेना है। देखो हाँ, मेरी आपसे बात और हो गई थी, आप क्लियर बहुत। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है, एक हाँ बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि ना हम एग्जाम देते थे 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में, तो कई बार हमें चीजें क्लियरली पता नहीं होती थी। तो हम क्या करते थे, उनको जोड़ तोड़ के लिख देते थे, है ना, सोच के लिख दी या जोड़ के लिख दी। तो क्या वो सीन यहाँ पे भी चलता है इसमें कि हम कुछ बना के या जोड़ के लिख सकते हैं? बिल्कुल मतलब चलता है, 200% चलता है, यही तो आपको जानना है। देखिए एग्जैक्ट जो यूपीएससी हम बहुत याद बड़ा कर रहे हैं एग्जाम वो नहीं है, नहीं याद हो कॉपी जब चेक पाता। होती है ना तो बस खाली उलूल जुलूल मत लिखो। अगर आपने हम्म। थोड़ा सा भी लिख के आ गए तो वो एग्जामिनर बैठा होता है, उसको पता होता है बेचारे ने मेहनत करी है, इसको 2 नंबर दे ही दो। तो आप जोड़ तोड़ के, जी। ये सुविधा सिर्फ हिंदी साहित्य में मिल सकती है, जोड़ तोड़ वाली। अब उसने पूछा अच्छा। पानीपत का युद्ध पानीपत में क्यों हुआ, अब तुम लिख रहे हो हम्म। हल्दी घाटी का युद्ध, तो वो ये जोड़ तोड़ के नहीं चलेगा, फिर वो मैं हिंदी खुलेगा की नहीं। बात कर रहा हूँ सर। हिंदी में, हाँ हिंदी में 100% चलेगा, यही तो फायदा है हिंदी का। ये एक एक्स्ट्रा फायदा बताया आपने कि हिंदी जी साहित्य में जी। आपके पास में इतनी गुंजाइश है कि अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा हटना, लाइन से ना हटना एकदम ना, तो उसको भी लगेगा, फिर उसको फिर डाउट हो जाएगा, अरे यूपीएससी लायक नहीं है। ठीक है, तो जी ये बस भी सर नहीं। यही पूछना था। हाँ बाकी और बताइए दीपिका। सर मुझे ये पूछना था कि मैंने जो ग्रेजुएशन करी है वो बीएससी एमएलटी से करी है, एमएलटी हम्म, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। तो हिंदी माध्यम ठीक रहेगा ना सर मेरे लिए? बिल्कुल सही रहेगा एकदम, नो डाउट। ओके सर। संगीता। हेलो सर। यस सर। हेलो बताइए संगीता। सर, अभी मैं ना ग्रेजुएशन मतलब मेरा अभी खत्म होने वाला है, पॉलिटिकल साइंस लेकर के है मैंने। तो सर हम्म मुझे पूछना है कि मैंने इससे पहले भी मतलब स्कूल में तो हिंदी करते ही हैं, तो हम्म, सर मैं सोच रही हूँ कि मैं हिंदी हिंदी ही ले लूँ ऑप्शनल। लेकिन सर बिल्कुल एक बिल्कुल। एक तो उसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि सर पहले भी थोड़ी बहुत ना जीवन परिचय वगैरह करते थे तो प्रॉब्लम होती थी। एकदम हो जाएगा, और मैं पढ़ाऊंगा तो 200% हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन मत लो। मेरा तो काम ही यही है ना कि बस आप तैयार हो कि हम सर ये कर लेंगे, बाकी करवाने की जिम्मेदारी तो हमारी है ना। आप मेंटली प्रिपेयर तो हो कि हम सर करेंगे। अगर आप हाँ भी भरते हो, हाँ सर मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, तो बाकी फिर मेरे ऊपर छोड़ दो कि मैं आपको, और आपको ये अपने आप ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ हम सर कर लेंगे आराम से। ठीक है, चलिए बाकी और बताइए, कौन? सोनू, रोहित, विवेक। क्लास और आगे होगी। मैं अब्दुल सर सर मैं तो ये बोल रहा हूँ सर, ज्यादातर स्टूडेंट एग्जाम में पढ़ते हैं या नहीं? ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं? ज्यादातर स्टूडेंट एग्जाम में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं? जो 20 करता है वही सिलेक्ट होता है, और ज्यादातर की बात छोड़ दो। ये एनालिसिस करना बंद कर दो। ये एनालिसिस करो कि सर मैं प्रैक्टिस करके कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ज्यादातर कितने कर रहे हैं, 5 हेलो क्वेश्चन कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, उससे क्या लेना देना आपको? हेलो सर। हाँ हेलो हेलो सर। हाँ बताइए, सर मैं बोलिए। नेहा बोल रही हूँ। हाँ नया बोलो। सर मेरा ग्रेजुएशन सोशलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर से है। और हम्म, सर मुझे भी पढ़ाई थोड़े 8-9 साल हो गए, बट मैं मेडिकल लाइन से हूँ। तो सर मैं पीसीएस की तैयारी करना चाह रही हूँ, तो कैसे क्या करूँ मैं समझ में नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, वो बाद में बता देंगे। और अभी एक्चुअली में अभी हम लोग बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, मैं यूपीएससी की। अब्दुल ठीक है, सर। जी जी चलिए सर। बताइए। हेलो मैं सर। अब्दुल सर। हाँ बताइए। जी सर, मेरा नाम पवन कुमार है। हम्म, जी। अभी ग्रेजुएशन 2015 में फाइनल हुआ है, इसमें कोई परसेंटेज भी यूपीएससी के लिए मायने रखता है क्या सर? बिल्कुल नहीं, मिनिमम परसेंटेज जो है उसमें बस बहुत ज्यादा, उसमें उसको तो नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम कितना होना चाहिए कि पासिंग ही होना अब्दुल चाहिए? सर। शायद उसमें ऐसे 45% के आसपास ऐसा कुछ है, वो एक बार देख लो, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। आप इतने तो 30%, 45 तो ले ही आते होगे आराम से। ठीक है, तो सर मेरा मैं क्वेश्चन अब्दुल है कि सर। जो तो पहले तो हिंदी इसमें का परसेंटेज का ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं, जहां जी तक सर। मुझे पता है। हाँ कोई नहीं है इसमें। सर विवेक। चंद्र रहो। सर क्लास खत्म हो गई क्या? सर विवेक नहीं, तो जाना चले जाओ। सर मैं हिंदी तो ले सकती हूँ ना सर? बिल्कुल ले सकती हो। सर विवेक चलो ठीक है, अब तुम्हारे क्वेश्चन खत्म हो गया, अब तुम फालतू फालतू की बातें कर रहे हो तुम लोग। एक क्वेश्चन मेरा सर एक्चुअली में क्या है कि अभी हम लोग, अभी आज हेलो तुम्हारी, सर। सर हाँ कोई बताओ। बात नहीं है। मैं आप बोलो बोलो, अब्दुल अब जो रह सर। गया वो बोल लो।
सर विवेक के लिए हम मैं पूछ बोल रहे रही थे थी मैं ना सर, ग्रेजुएशन मैं उसी लिटरेचर के लिए से पूछ की रहा है था तो मैं ले सकती हूँ ना? बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, तो सोने पे सुहागा। सर विवेक सर जी सर, एक मुझे थोड़ा सा ये डाउट है सर, क्या पता, मैं सोच रही मैं मुझे ना 26-27 में एग्जाम देना है, तो इतना जल्दी? हाँ, जल्दी जल्दी नहीं होता इसमें, ये पता नहीं चलेगा 26 कब आ गई 27 आ गई, तो ये पहले जितना जल्दी शुरू कर दोगे उतना ज्यादा बढ़िया है। तो मैं इस अब्दुल धोखे में सर मत रहो एक जो बात पूछ मैक्सिमम रहा बच्चे था बैठे हुए हैं, क्योंकि सर इतनी जल्दी क्या करेंगे, तब तक तो पासा हो जाएगा ये। हाँ ना, ताजी ताजी पढ़ेंगे, और ताजी ताजी पढ़ नहीं पाओगे आप, तो पहले पढ़ लो, फिर प्रैक्टिस कर लो, टाइम लगता है, आंसर राइटिंग भी करनी पड़ती है। सर थोड़ा सा मुझे यहाँ सर पे कंफ्यूजन है, पता नहीं, सुनने में आता है 2025 में सिलेबस चेंज हो जाएंगे, इसलिए डाउट में थोड़ा सा। ऐसे कौन से लोग हैं जो सुनने में आ रहा है, मुझे ये बता दो। यूपीएससी सर ने आपको नोटिस दिया, नो सर, मैंने फिर अभी तक कुछ तो नहीं ऐसे ही दिया। सुनने के चक्कर में मान लो चेंज नहीं सर हुआ, फिर क्या करोगी? नहीं सर, फिर तो साल बर्बाद हो गई ना। तो आप वो जी काम सर। करो जिसके फायदे हो। मान लो आपने पढ़ लिया और चेंज हो गया, तो उसमें आपका कोई घाटा तो हुआ नहीं। तो अगर आपने नो नहीं पढ़ा और चेंज नहीं हुआ तो घाटा हो गया। तो इतना इतना क्यों सोच रहे हो आप लोग, ना पढ़ाई करो, सिंपल सी। सर चलिए ठीक है, सर बाद मेरा एक हम लोग क्वेश्चन है कल सर। कल मिलते हैं। आप बताइए। सर मैं अब्दुल बोल बोल रही रहा थी हूँ कि जो वैकल्पिक विषय अगर हिंदी लेती हूँ तो उसका निबंध में से उससे रिलेटेड तो आता है ना? हाँ बिल्कुल। मैं अब्दुल बोल रहा हूँ सर, चलिए उर्दू ठीक के है, बारे अभी में हम लोग पूछ कल, रहा अभी था क्लास शुरू होने वाली है, हम कल बात करते हैं ना। सर